नेक्स्ट टॉपिक, सेल डिवीजन। ओके, जब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं तब जो प्रोसेस होगी उसको अपन क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। अब एक नॉर्मल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मल्टीसेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो, हमेशा ओरिजिनल पेरेंट सेल्स जो रहते हैं वो डिवाइड होने के बाद नए सेल्स बनाएंगे। तो ये जो भी नए सेल्स बनते हैं इनको अपन क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। ओके, इनको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। अब सेल डिवीजन जो है, बेसिक डेफिनेशन तो पता है, एक से दो सेल बनना। अब सेल डिवीजन की प्रोसेस जो रहती है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके से होती है, एक तो माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। ठीक है, ये दो टाइप के डिवीजन रहते हैं। माइटोसिस जिसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, मतलब बॉडी के नॉर्मल सेल्स। सोमैटिक सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने वाले सेल छोड़ के जितने भी बॉडी सेल्स रहेंगे उन सबको क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल। ठीक है, तो सेल डिवीजन को अपन दो टाइप बता सकते हैं, एक को कहेंगे सोमैटिक सेल डिवीजन एंड दूसरे को कहेंगे जर्म सेल डिवीजन। ओके, जर्म सेल यानी वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहने वाले सेल्स कौन से रहेंगे, वो सभी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो डिवाइड होने के बाद मेल गमेट या फीमेल गमेट बनाते हैं। उन सभी सेल्स को अपन कलेक्टिवली क्या कहेंगे, जर्म सेल्स। और बाकी के नॉर्मल बॉडी के जो भी सेल्स रहेंगे उन सभी सेल्स को क्या कहेंगे, सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल में जब डिवीजन होता है तब उसको क्या कहते हैं, माइटोसिस। ओके, एंड जर्म सेल डिवीजन जो रहता है उसको क्या कहते हैं, मियोसिस। ओके, सो ये बेसिक डिवीजन फर्क रहेगा दोनों में। और इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट जो सोमैटिक सेल टाइप ऑफ डिवीजन हुआ वहां पे एक पेरेंट सेल से दो नए सेल्स बनेंगे और जो भी जीन्स या डीएनए कंटेंट है जैसा पेरेंट में रहेगा वैसा ही आइडेंटिकल डीएनए कंटेंट और डीएनए का जो भी अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे, डीएनए कंटेंट सेम रहेगा। मियोसिस में एक पेरेंट सेल से चार नए डॉटर सेल्स बनेंगे एंड डीएनए कंटेंट जो रहता है वो आधा कम हो जाता है, इट इज रिड्यूस टू हाफ। इसीलिए जर्म सेल डिवीजन या मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि डीएनए कंटेंट जो है वो कैसा हो जाएगा, हाफ होगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी डिवीजन है, ये डिवीजन हर प्लांट में, हर बैक्टीरिया में, हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग साइकिल के थ्रू होता है। अलग अलग साइकिल का मीनिंग यानी क्या, कि टाइम पीरियड जो रहेगा वो सभी स्पीसीज के लिए या सभी ऑर्गेनिज्म के लिए कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो भी डिवीजन की साइकिल रहती है, ठीक है, ये हर स्पीसीज के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाती है। अब ये जो भी सीक्वेंस रहता है उसको कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, एक सेल का बर्थ होता है और उसके बाद वो सेल खुद एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेगी जो जहां पे वो डिवीजन में जाती है। ठीक है, मीनिंग कोई भी पेरेंट सेल है, डिवीजन के बाद उसके डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, एंड ये डॉटर सेल्स फिर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, मतलब पहली बार डिवाइड होंगे। सो ये सेल का जो भी बर्थ है, ये बर्थ से लेके डिवीजन तक, मतलब जब तक ये सेल खुद डिवीजन में नहीं जाते, ओके, ये जो टाइम पीरियड रहेगा उसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल। इसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल जो रहती है ये दो फेजेस में, टेक्निकली चार फेजेस रहते हैं लेकिन उसको अपन दो बेसिक फेजेस में डिवाइड करते हैं। ओके, एक को कहेंगे डिविजनल फेज और माइटोटिक या मियोटिक फेज, शॉर्ट में उसको कहते हैं एम फेज। और बाकी के जो फेजेस रहते हैं इन सबको मिला के क्या कहते हैं, इंटरफेज। इन सबको मिला के क्या कहते हैं, इंटरफेज। सो यहाँ पे ये जो भी टोटल चार फेजेस रहते हैं उसको दो फेज में अपन डिवाइड करते हैं।
इंटरफेज वो फेज रहेगी जो दो डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन या फिर मियोटिक डिवीजन के बीच में रहेगी। ठीक है, सो ये सेल का बर्थ हुआ, उसके बाद उसका डिवीजन हुआ, तो इन ये जहां पे डिवाइड हो रहा है, सो सिर्फ ये डिवीजन वाले पीरियड को अपन क्या कहेंगे, एम फेज, जहां पे 1 से 2 सेल बन रहे हैं, 1 से 4 सेल बन रहे हैं। ये स्टेज तक, एम फेज तक पहुंचने में जो भी टाइम लगेगा सेल के बर्थ से लेके, उस टाइम को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, इंटरफेज। ठीक है, उस टाइम को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, इंटरफेज। अब ये दोनों एम फेज में क्या होगा, एक्चुअल डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, या उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियस में कौन सा मटेरियल रहता है, डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। ओके, डीएनए और साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन होता है सभी सेल्स के बीच में। वो ये सब चेंजेस कहां पे होंगे, एम फेज में। और बाकी की जो भी इंटरफेज रहती है, ये सभी वो टाइम पीरियड रहेगा जहां पे सेल जो है इस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए क्या हो रही है, प्रिपेयर कर रही है। सो ये जो भी इंटरफेज रहेगी, इसको क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, अब सेल डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट जो है उसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि सभी इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसलिए। ओके, सो डीएनए, नया डीएनए बनना, डिवीजन में जो कोई भी मशीनरी लगने वाली है, उस मशीनरी में प्रोटीन, एंजाइम्स, बाकी के बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व रहेंगे। सेल ऑर्गेनल्स का भी डिवीजन होगा, सभी के सभी ने, कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं उनका डिवीजन, और एंड नए सेल बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड होगी, सेल की सेल वॉल भी एक्सटेंड होगी, क्योंकि पहले एक ही सेल थी, अब उससे 2 बन रहे हैं। सो हर चीज में ये जो भी रॉ मटेरियल रखता है, ये रॉ मटेरियल बनाना इस फेज में कैरी आउट होता है। ओके, इसलिए इंटरफेस को क्या बोला है, प्रिपरेटरी फेज, अ फेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव डिविजनल फेज। ठीक है, एक बार डिवीजन होने, एक बार बर्थ होने के बाद दूसरे सबसे पहले जब डिवीजन होता है वो, और उसके बाद फिर से वो सेल जब डिवीजन में जाती है वो। तो ये हर डिवीजन के बीच में जो फेज रहती है, ये सब इंटरफेज में होगा। अब यहाँ पे हर प्लांट के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए इंटरफेज का टाइम जो है वो वैरी करता है। ओके, एंड सेल साइकिल जो रहती है उसको अपन प्रोकैरियोट, या मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अपन यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन बताते हैं। ठीक है, जब भी अपन सेल डिवीजन की बात करते हैं, तो ये वर्ड जनरली ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म को लागू होता है, बट मोर स्पेसिफिकली इसको कॉन्टेक्स्ट में अपन डिस्क्राइब करते हैं इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, उनमें हर सेल जो रहते हैं वो अपने हिसाब से डिवाइड होती जाएगी, और उसका जो भी फंक्शन है उसके हिसाब से डिवाइड होती जाएगी। इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर सेल, जो कोई भी डिवीजन होगा, तो ये डिवीजन से सिर्फ 2 नए सेल नहीं बन रहे, तो 2 नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल डिवीजन जो है वो नेसेसरीली एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता, या एक नया इंडिविजुअल नहीं बनाता। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट में सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, 2 अलग अलग इंडिविजुअल नहीं बनते। बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक बार अगर सेल डिवाइड होती है, तो दोनों नए सेल जो है उनको अपन क्या कंसिडर करेंगे, 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो ये जो भी डिवीजन जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तब उसको अपन क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, या 1 से 2 सेल बनते हैं तो बाइनरी फिजन। ओके, अब यहाँ पे बाइनरी, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, इनके सेल डिवीजन में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं रहती, तो जो भी अपन माइटोसिस और मियोसिस के अंडर पढ़ रहे हैं, वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही अपन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को लागू नहीं कर सकते। वहां पे भी डिवीजन होता है, बट उसकी प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंट रहती है। जब भी अपन ये 2 टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि यहाँ पे हर डिवीजन 2 फेज में होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, एंड प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है क्या, नहीं। डीएनए कंटेंट जो भी है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस हमेशा कहाँ, कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहती है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे ये सभी प्रिपरेटरी फेज होने के बाद जब एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होता है,
ठीक है। तो ये जो भी डीएनए कंटेंट है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होगा। डीएनए एंड क्रोमोसोम, ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार सुनी होगी। इन दोनों में डिफरेंस पता है? डीएनए और क्रोमोसोम में डिफरेंस पता है क्या? डीएनए जो रहता है वो बेसिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल सबको पता है, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो रहेगा, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन बनाता है। ठीक है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट आता है। हर न्यूक्लियस जो रहती है वो एक माइन्यूट स्ट्रक्चर हुआ जो एक माइन्यूट सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो इतनी छोटी सी पहले ही सेल है जो अपन माइक्रोस्कोप के अलावा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और उसके भी अंदर उससे भी छोटी न्यूक्लियस है, और उसके अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। सो ये जो भी इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का सभी पार्ट, ठीक है, मतलब जितना भी डीएनए में सीक्वेंस प्रेजेंट है, सभी के सभी डीएनए सीक्वेंस अपने सेल के, अपने बॉडी के या अपने लाइफ साइकिल में काम नहीं आते। ठीक है, उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वेस्टफुल रहता है, अपने बॉडी में उसकी कोई जरूरत नहीं रहती, और ऐसे बहुत सीक्वेंस रहते हैं डीएनए के जिसका एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं रहता या उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो अपने डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो इतना लंबा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको एक न्यूक्लियस के अंदर रखना, और उसी एट द सेम टाइम डिवीजन के टाइम उसको एक्यूरेटली नेक्स्ट जनरेशन में या नए सेल में ट्रांसफर करना। ठीक है, सो ये जो है एक टीडियस प्रोसेस है, एंड ये सभी एक कन्वीनियंस के साथ मतलब कन्वीनियंटली होना चाहिए, और जिसमें कोई भी एरर नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर डीएनए में अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज को अपन क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अगर कोई चेंज डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है तो उसमें कैरेक्टर जो है वो चेंज होंगे, कैरेक्टर्स में अल्टरेशन आएगा, और सभी अल्टरेशन जो रहते हैं वो फेवरेबल नहीं रहते। ठीक है, कुछ रहते भी है, बट सभी के सभी म्यूटेशन जो रहते हैं वो फेवरेबल या बेनिफिशियल नहीं रहते हैं। सो ये जो भी डीएनए रहता है इसके अराउंड प्रोटीन की एक कोर बनती है। ये प्रोटीन के कोर के अराउंड जो है ये डीएनए कॉइल होगा, और ऐसा होते होते इससे डीएनए का जो भी विड्थ है, ठीक है, इट इज रहता है अप्रोक्सीमेटली 2 माइक्रोमीटर और 2 माइक्रॉन। ठीक है, सो ये 2 माइक्रॉन विड्थ वाला डीएनए कॉइल होते जाता है प्रोटीन के अराउंड। कॉइल होने के बाद ये जो भी लॉन्गर थ्रेड है उसका शॉर्टर थ्रेड बनेगा, उसकी डायमीटर बढ़ेगी, उसके बाद इसका और ज्यादा कॉइलिंग होता है, इसके बाद उसका और ज्यादा कॉइलिंग होता है। सो कम से कम 3 से 4 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल कंफर्मेशंस बनते हैं, और ये 3 स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन बनने के बाद जो चीज बनती है उस चीज को अपन क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। ठीक है, सो ये जो भी क्रोमोसोम रहता है ये बहुत सारे प्रोटीन, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इन सब चीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी डीएनए है वो प्रोटीन और दूसरे चीजों के हेल्प से कॉइल होते 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 और छोटी या कॉम्पैक्ट जगह ले लेता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सेल में, एक नॉर्मल सेल जो अपना डे टू डे काम कर रही है, मतलब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कैरी आउट कर रही है, जो एक्टिवली डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है, ऐसी कोई भी नॉर्मल स्टेज में कभी भी डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि जो भी डेली प्रोसेसेस है अपने सेल के और बॉडी के मेटाबॉलिज्म के, उन प्रोसेसेस में बहुत सारे प्रोटीन, एंजाइम्स एंड दूसरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो है वो बनाना जरूरी रहता है, और ये सभी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है? डीएनए के पास। ओके, और ऑब्वियसली वो इतने कॉम्पैक्ट क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में रहेगा तो उससे वो इंफॉर्मेशन बाहर निकालना ये इतना इजी या कन्वीनियंट नहीं रहता, और उसकी जरूरत भी नहीं है। ओके, सो क्रोमोसोम कब बनेगा? ओनली ड्यूरिंग डिवीजन। जिस चीज को अपन क्रोमोसोम कहते हैं वो ऑल द टाइम 24/7 किसी सेल में क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, नॉर्मली एक न्यूक्लियस में डीएनए एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है, और ऐसा थोड़ा थिक फाइबर जो रहेगा वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डीएनए सीक्वेंस का काम है उसको इजीली अनवाइंड करना, उससे नए प्रोटीन आरएनए बनाना, उस आरएनए से नया प्रोटीन बनाना, ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, सो ये जो भी डीएनए है ये जनरली ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में कब रहता है? सिर्फ डिवीजन के टाइम में,
नॉर्मल सेल में नहीं, मतलब ये जो भी इंटरफेस है, इंटरफेस की जितनी भी ड्यूरेशन है, उस टाइम पे ये सिर्फ एक थोड़े बहुत प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, क्रोमोसोम कब बनेगा? सिर्फ और सिर्फ जब एम्फेज रहेगी तब। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी डिवीजन रहता है, ठीक है, ये डिवीजन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो सबको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल साइकिल के हिसाब से एम फेज या डिवीजन फेज आएगी। दूसरा, ये सभी फेजेस में प्लांट और एनिमल में थोड़े डिफरेंस रहता है। ओके, कभी भी जब सेल डिवीजन फेज में जाती है, सो फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा। ये जो भी डीएनए है या न्यूक्लियर मटेरियल जिसको अपन कहते हैं, या न्यूक्लिक एसिड जिसको अपन कहते हैं, ये पहले ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा जब डिवीजन फेज आती है। अब माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उसमें बेसिक 4 फेज रहते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये बेसिक 4 फेजेस रहती है। मियोसिस में भी यही 4 फेजेस रहेगी, बट ये 2 बार रिपीट होती है। माइटोसिस में ये 4 फेजेस सिर्फ 1 बार होंगी। ओके, दूसरा, हर ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसमें क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर नंबर रहेगा। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोमल नंबर। वो हर स्पीसीज के लिए अलग अलग रहता है। कुछ प्लांट में 14 रहेगा, ह्यूमंस में 46 रहता है। सो मीनिंग अपने बॉडी में या अपने सेल में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं टोटल। ओके, एंड हर क्रोमोसोम जो रहता है वो सिंगली आइसोलेटेड नहीं रहेगा, पेयर्स में रहता है। सो ये जो भी 46 क्रोमोसोम्स है वो 23 पेयर्स में रहेंगे। ओके, 14 क्रोमोसोम्स है तो वो 7 पेयर्स में रहेंगे। सो क्रोमोसोम नंबर यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म और प्रेजेंट इन अ सेल। ओके, सो ये हर क्रोमोसोम्स जो रहता है, जो पहले मेंशन किया, क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट, या डीएनए जो है वो वैसे उसका कंटेंट वैसे का वैसा ही रहेगा इन केस ऑफ माइटोसिस। रिड्यूस टू हाफ और आधा कम हो जाएगा इन केस ऑफ मियोसिस। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी लीनियर डीएनए था, धीरे धीरे उसके क्या बनेंगे? क्रोमोसोम, जो स्ट्रक्चर यहां पे मेंशन किया है। एंड ये सभी क्रोमोसोम जो रहते हैं, ठीक है, वो कैसे रहेंगे? पेयर्स में। ठीक है, वो कैसे रहेंगे? पेयर्स में। ओके, अब ये जो भी पेयर्स यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये पेयर्स जो है वो इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे माइटोसिस के केस में डीएनए कंटेंट वैसा ही रहेगा। तो डीएनए कंटेंट वैसा ही रहना है, मतलब कम नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या? कि जो भी डीएनए यहाँ पे एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उससे दुगना डीएनए कंटेंट वहां पे चाहिए। ठीक है, तभी वो इक्वली डिवाइड होगा ना। अगर एक मतलब जितना यहाँ पे डीएनए है वही आधा कट करके 2 सेल में डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम नंबर या डीएनए कंटेंट हाफ हो जाएगा। सो अगर सेल्स में डीएनए कंटेंट इक्वल रखना है, मतलब जितना ये ऑर्गेनिज्म है उतना ही उसका डॉटर सेल में रहना चाहिए, तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल होना चाहिए, जो इस फेज में कैरी आउट होता है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम बने, उसके बाद पेयरिंग हुई। अब ये जब पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में एक मिडल सेल के मिडल में आएंगे और 2 सेल्स में इक्वली डिवाइड होते हैं, जो थर्ड एंड फोर्थ फेज में कैरी आउट होता है। ओके, अब इस सब में एक चीज याद क्या रखनी है कि ये सब डिवीजन होते टाइम पे बहुत सारे प्रोटीन एंड चेक पॉइंट्स के थ्रू सेल जाती है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस रैंडमली नहीं होती। हर स्टेजेस पे डिवीजन के कोई ना कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वहां पे रेगुलेशन का काम करता है कि ये पर्टिकुलर स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, इंटरफेस कंप्लीट हो चुकी है, जो भी यहाँ पे सेल को डिवाइड करने में कंटेंट चाहिए वो सभी कंटेंट वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सो ये सब चेक पॉइंट से जाने के बाद धीरे 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 फेजेस आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे डिवीजन में प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है? एक स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गेनेल जिसको कहती है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल ये सेल ऑर्गेनेल है जो डिवीजन में
apparatus क्रिएट करता है। ये जो भी डिवीजन यहाँ पे होगा, ये डिवीजन बनते बना हो कंप्लीट होने के लिए वहां पे ये पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल चाहिए। ठीक है, अब ये जो भी सेंट्रियोल रहते हैं, ये एक प्रोटीन फिलामेंट रहेगा। इट इज अ शॉर्ट प्रोटीन फिलामेंट, या प्रोटीन सिलेंडर भी कहते हैं, या प्रोटीन डिस्क भी कह सकते हैं। ठीक है, रॉड रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एकदम माइन्यूट। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे सेंट्रियोल जो रहता है, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल, ठीक है, एंड absent इन प्लांट। ठीक है, ये एनिमल में प्रेजेंट नहीं रहते सेंट्रियोल, प्लांट में प्रेजेंट नहीं रहते, एंड एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो भी डीएनए या क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज हो रहा है, ये क्रोमोसोम अरेंज होते टाइम ये जो भी न्यूक्लियर एनवेलप है, ये डिसअपियर हो जाएगा। ये एनिमल सेल है जहां, इसलिए अपन ने सर्कुलर सेल बताई। सो एनिमल सेल होने की वजह से सेंट्रियोल जो रहते हैं वो दो रहेंगे, जो न्यूक्लियस के साइड में नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, और सेल डिवीजन के टाइम पे दो अपोजिट पोल में जाते हैं। ओके, सो ये जितने भी क्रोमोसोम्स रहते हैं वो धीरे धीरे सेंटर में या इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होता है। ओके, एंड ये जो भी सेंट्रियोल है, ये क्या एक एंकरिंग पॉइंट की तरह काम करता है, जो बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट रेडिएट करेगा, और ये सारे प्रोटीन फिलामेंट जो है वो ये क्रोमोसोम के सेंटर पे अरेंज रहेंगे। ऐसे क्रोमोसोम के सेंटर पे अरेंज रहता है। ओके, अब ये जो भी अरेंजमेंट है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट, जहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट रहेगा और उससे ये फाइबर्स, प्रोटीन फिलामेंट के फाइबर बाहर निकलते हैं, ये सभी जो असेंबली है इसको क्या कहते हैं? स्पिंडल एपरेटस। इसको क्या कहते हैं? स्पिंडल एपरेटस। क्योंकि ऑब्वियसली दो सेल में इक्वली डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस ये जो भी क्रोमोसोम है उसको मूवमेंट करना पड़ेगा, और ये सभी मूवमेंट करने के लिए वहां पे एंकरिंग और ये सब चीजें चाहिए, जो इस एपरेटस के थ्रू यहाँ पे बनती है। ओके, सो जब डिवीजन कैरी आउट होगा इन केस ऑफ माइटोसिस, ये सभी क्रोमोसोम्स जो है वो बीच में से स्प्लिट हो जाएंगे, एंड ये थ्रेड या फिलामेंट्स कहाँ पे अटैच रहते हैं? टू दिस सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, रैंडमली कहीं पे भी यहाँ पे नहीं चिपकेंगे, ये सेंटर में जो डिस्क रहती है वहां पे ये फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये जो भी सेंटर प्रेजेंट रहता है इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, क्रोमोसोम के सेंटर में ये जो भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। उसमें ये सभी फिलामेंट्स जो है अटैच होंगे, उसके बाद क्रोमोसोम स्प्लिट होगा। सो स्प्लिट होने के बाद क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम इधर जाएंगे, आधे उधर, आधे इन द सेंस हाफ पार्ट ऑफ द सेम क्रोमोसोम। यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जैसे ह्यूमन में क्रोमोसोमल नंबर कितना रहता है? 46। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो भी 46 क्रोमोसोम है, ये 46 के 46 क्रोमोसोम हॉरिजॉन्टली अलाइंड होंगे, सभी दो इसमें स्प्लिट होंगे, और उसके बाद स्प्लिट होने के बाद ये जो भी प्रोटीन फिलामेंट रहते हैं, ये धीरे 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 इसकी लेंथ जो रहती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी प्रोटीन रहते हैं उसका डिटैचमेंट होता जाता है। ओके, जिसकी वजह से ये सभी क्रोमोसोम्स जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ क्या होंगे? मूव होंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली डिवीजन के एंड में ये एक जो सेल थी, पेरेंट सेल, उससे दो डॉटर सेल बनेंगे। सो ये जो भी स्प्लिट हुए हुए क्रोमोसोम्स जो है वो यहां पे आ जाएंगे, और इसके ऊपर धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, सो मतलब एक मैच्योर यूकैरियोटिक सेल या एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में जैसा
स्ट्रक्चर रहेगा वैसा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी रहेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल में सेल वॉल नहीं रहती। ओके, सो सेल वॉल ना होने की वजह से यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे पार्टीशन डिवाइड करते हैं, और जैसे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे पार्टीशन डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो भी साइटोप्लाज्म था, ये इस पेरेंट सेल में जो भी साइटोप्लाज्म था, वो सभी का सभी साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली दोनों सेल्स में डिवाइड होगा, वो इक्वली दोनों सेल्स में डिवाइड होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि सभी के जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे वो सभी के सभी क्रोमोसोम यहाँ पे इक्वेटर पे अरेंज रहेंगे। सो 46 क्रोमोसोम्स अगर कंसीडर करते हैं तो 46 यहाँ पे अरेंज होंगे। सो 46 जो क्रोमोसोम है दो पार्ट में स्प्लिट होंगे, और आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, मीनिंग क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सभी के सभी क्रोमोसोम इक्वली स्प्लिट हुए। ये हुआ माइटोसिस के बारे में। ओके, अगर एंड मियोसिस के केस में क्या होता है, आधे क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो एक पोल की तरफ जाएंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेज में कैरी आउट होगा। मियोसिस और माइटोसिस में मेन डिफरेंस क्या रहेगा? मियोसिस में क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग ये मेन इवेंट नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना ये मेन इवेंट है। एंड माइटोसिस में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। डिटेल में अब तो बाद में देखेंगे यहाँ पर, बट ये चीज याद रखना। सो यहाँ पे आधे क्रोमोसोम इधर गए, ठीक है, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएंगे और आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्रोमोसोम बिना स्प्लिट हुए दो अलग अलग पोल पे जा रहा है, तो इसलिए क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? रिड्यूस टू हाफ। ओके, माइटोसिस के केस में अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो ये डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे, ये डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। कब? माइटोसिस में। मियोसिस में क्या होगा? यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में कितने रहेंगे? 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यहाँ पे एंड में कितने सेल्स बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स। सो हर डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? 46। ओके, सो ये किस में होगा? ये होगा इन केस ऑफ मियोसिस, इसीलिए उसको क्या बोला है? रिडक्शनल डिवीजन। ओके, सो ये हुआ एनिमल सेल के बारे में, जहां पे सेंट्रियोल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए? इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ओके, एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के लिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है, जो पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करेगी। ये हुआ एनिमल सेल के बारे में। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो है वो अब्सेंट रहता है, ठीक है। अब इसकी जरूरत मतलब इसके रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एंड जो भी स्पिंडल एपरेटस यहाँ पे बन रहा है, ये स्पिंडल एपरेटस डायरेक्टली सेल वॉल के थ्रू ओरिजिनेट होता है। मतलब यहाँ पे सेंट्रियोल की अलग से जरूरत नहीं रहती। ओके, यहाँ पे सेंट्रियोल की अलग से जरूरत नहीं रहती। सो जब भी एक प्लांट सेल में सेल डिवीजन होगा, सो ये जो भी क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे या सेंटर में अरेंज रहेंगे। सो ये जो भी स्पिंडल फाइबर है वो डायरेक्टली किससे बनेगा? सेल वॉल से। तो इसीलिए प्लांट के केस में सेंट्रियोल की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अब अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं तो इवोल्यूशन के हिसाब से एनिमल्स जो है, एनिमल किंगडम कब आती है? लास्ट में, मतलब हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, सो सेंट्रियोल प्रेजेंट होना या नो ना होना ये इवोल्यूशनरी एडवांटेज है किसके लिए? एनिमल के लिए, ठीक है। क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल की वजह से ये पूरा एपरेटस बनता है। सो ये एपरेटस अगर मूव भी होता है किसी भी एंगल में या किसी भी साइड में, तो ये जो भी असेंबली होगी वो ब्रेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों पोल्स जो है वो फिक्स्ड है, और ये दो पोल्स पूरी असेंबली को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। सो ये इवोल्यूशनरी एडवांटेज है कि यहाँ पे स्पिंडल एपरेटस का ओरिएंटेशन अगर चेंज भी होता है तो भी एनिमल सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल फिक्स्ड है, वो मूवेबल नहीं है।
स्पिंडल एपरेटस भी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। सो ये डिफरेंस रहता है इन केस ऑफ प्लांट एंड इन केस ऑफ एनिमल। बाकी सभी चीजें सेम रहेंगी। जो 4 स्टेजेस यहाँ पे मेंशन की वो प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। जैसा सेल डिवीजन यहाँ पे होगा वैसा ही वहां पे भी होगा। अब यहाँ पे अपन ये जो भी प्रोसेस है इसको अपन चार स्टेजेस में तो बताया। अब ये जो भी 4 स्टेजेस है, ये 4 स्टेजेस को मिलके क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, एंड काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग। ये वो स्टेजेस हुए जहां पे स्प्लिटिंग हो रहा है। किसका स्प्लिटिंग हो रहा है? न्यूक्लियस का। यहाँ पे ओरिजिनल जो भी न्यूक्लियस थी, ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो रही है। अब इसके बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तब उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। उसको क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। सो सेल डिवीजन जो है ये एक स्मॉल फेज हुई किसकी? सेल साइकिल की, ठीक है। सेल साइकिल की ये स्मॉल फेज को कहते हैं एम फेज। एम फेज में भी 2 सब फेजेस अपन बता सकते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तब उसको क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। ओके, सो ये सब किसके बारे में हुआ? सेल डिवीजन के बारे में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी डिवीजन हो रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, माइटोसिस या नॉर्मल सोमैटिक सेल डिवीजन जो रहता है इसकी वजह से सेल, नए सेल्स बनते जाएंगे। मतलब अगर कोई पुराने सेल डैमेज हो रहे हैं या कोई पुराने सेल्स डेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये जो भी सेल का रिप्लेसमेंट है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी? हीलिंग, ठीक है। जैसे अपने को कोई भी डैमेज होता है या खरोच आती है तो ऑब्वियसली वहां पे टिश्यू जो है वो डैमेज होंगे, ब्लीडिंग होता है, धीरे धीरे वहां पे वो जो भी गैप है वो भरती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्टिवली सेल डिवाइड होता है। ओके, सो माइटोसिस जो है वो नॉर्मल सेल डिवीजन के अलावा, मतलब सेल में, बॉडी में अपने सेल का नंबर कांस्टेंट रखने के अलावा हीलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नई सेल बन रही है, पुराने या नॉन फंक्शनल सेल एलिमिनेट हो रहे हैं, सो ये हीलिंग का पार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा, सेल में सेल्यूलर नंबर जो है वो कांस्टेंट बनाए रखेगा। एंड थर्ड, इट कीप्स क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कैसा रखेगा? कांस्टेंट रखेगा। ओके, ये 2 मेजर इंपॉर्टेंस हुए किसके? माइटोसिस के। एंड मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि हर मियोसिस कब होगा? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जब गमिट फॉर्मेशन करना हो तब, ठीक है। अगर एक अपने को क्या पता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो स्पीसीज में कांस्टेंट रहता है। 46 है तो सभी ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के हर सेल्स में। ओके, अगर अब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है? ये इसको अपन क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेट। डिप्लॉइड सेट यानी 2 सेट। जैसे यहाँ पे मेंशन किया था पहले कि हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में रहते, सिंगल नहीं रहते, ठीक है। सो जब यहाँ पे अपने पास सभी के सभी पेयर्स हैं, मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, ठीक है। हर क्रोमोसोम सिर्फ अकेला प्रेजेंट नहीं रहता, उसके 2 सेट्स रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेट, ठीक है। माइटोसिस के बाद ये जो भी 46 और 46 क्रोमोसोम वाले सेल्स बने, ये सभी सेल्स कैसे रहेंगे? डिप्लॉइड। मियोसिस के बाद जो भी सेल्स बनते हैं, ये जो भी 4 सेल्स बन रहे हैं, ये कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड, जिनमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, पेयर्स में नहीं रहते, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है? अगर माइटोसिस बने हुए सेल या गमिट्स अगर डिप्लॉइड रहते तो 46 प्लस 46, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होते टाइम पे 2 गमिट्स फ्यूज कर रहे हैं। अगर ये दोनों गमिट्स डिप्लॉइड रहते तो 46 प्लस 46 क्रोमोसोम नंबर उतना बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन होगा तो उससे ज्यादा बढ़ेगा। अगर इतने ज्यादा क्रोमोसोम एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, तो सभी के सभी जीन्स या सभी के सभी कैरेक्टर जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो पाते, सेल ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगी, वो ऑर्गेनिज्म ठीक से बन नहीं पाएगा, ठीक है। ये बेसिक रीजन हुआ। और दूसरा, एक स्पीसीज का क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट नहीं रहेगा,
ठीक है। तो ये स्पीसीज का क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट रखने का काम किसका रहता है? मियोसिस का। ओके। एंड ये सभी प्रोसेस में मियोसिस की वजह से क्या होता है, आधे क्रोमोसोम एक पेरेंट से आएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आएंगे। सो इन दोनों का जब मिक्सिंग होगा, मियोसिस के टाइम पे इन दोनों का जब मिक्सिंग होगा, तब ये मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, नए कैरेक्टर या नए वेरिएशन मिलते हैं जो एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बताना है कि मियोसिस जो है इसका मेन फंक्शन क्या रहता है? गमिट फॉर्मेशन। रिडक्शन डिवीजन का मेन काम क्या रहता है? गमिट फॉर्म करना। ठीक है, गमिट्स बनेंगे तभी नई नई जनरेशन बनेगी। एंड उसके बाद दूसरा, एक पूरी की पूरी स्पीसीज में क्रोमोसोमल नंबर को कांस्टेंट रखना। ठीक है, ये तो हर सेल में कांस्टेंट क्रोमोसोमल नंबर रखता ही है, बट मियोसिस के थ्रू पूरी स्पीसीज में क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट रहेगा। सो ये दो फंक्शन हो, ये दो मेन फंक्शन हुए या सिग्निफिकेंस हुए मियोसिस के, एंड ये सिग्निफिकेंस हुआ माइटोसिस का। ठीक है।